हेलो एवरीवन। आज हम भारत के भौतिक विभागों के अंदर अपने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले अपने पिछले वीडियो में हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान की बात करी। आज हम प्रायद्वीपीय पठार, जैसा आपके भारत वाला जो पार्ट है, इस भारत वाले पार्ट के दक्षिण जो हिस्सा है, प्रायद्वीप वाला पार्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं, दक्कन का पठार भी कह सकते हैं और प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार इसलिए प्रायद्वीप क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है, आपका समुद्र है। मतलब प्रायद्वीप वो हिस्सा कहलाता है जिसके तीनों ओर वो किससे घिरा हुआ, समुद्र से घिरा। जैसे इसके एक तरफ यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से भारत जो है वो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यही पार्ट क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, या हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की, जो इसका विस्तार है वो लगभग कितना है आपका, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। मतलब आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो आपके इस प्रायद्वीपीय पठार की जो लगभग लंबाई है, जो आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से लेके, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो आपके तमिलनाडु में एक जगह आती है कन्याकुमारी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी है, 1800 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1400 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर के लगभग। अब हम आगे इसमें बात करें इसके विस्तार की, मतलब इसकी सीमाएं। जो आपका दक्षिण का पठार है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आपके यहाँ पे ये जो इसका गुजरात वाला भाग है, गुजरात के यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, गिर पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गिर पहाड़ियाँ। तो पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, उत्तर में अगर हम इसमें बात करें तो उत्तर में अरावली श्रेणी, दिल्ली, कटक तक इसका विस्तार है। पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं राजमहल पहाड़ियाँ, और दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर पहाड़ियाँ आती है कार्डामम की पहाड़ियाँ, जिसको हम दूसरे शब्दों में इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। कार्डामम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो चारों तरफ जो आपके प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है वो पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, उत्तर के अंदर उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी, दिल्ली, कटक तक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, इधर मेघालय के पठार, और दक्षिण में आपका कार्डामम की पहाड़ियों तक इस प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मतलब ये चारों इसकी सीमाएं निर्धारित करती है। आपके जैसे क्वेश्चन बन जाए कि मान लीजिए कि आपके जो उत्तर पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम भाग जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कौन सी सीमा निर्धारित करती है, तो अरावली श्रेणी से दिल्ली कटक तक। इसमें हम आगे नोट्स के माध्यम से बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कई मानचित्र के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से और समझा दूंगी। आगे हम इसमें बात करें, जो आपके प्रायद्वीपीय पठार है इसके अंदर इसके 3 भाग किए गए हैं। एक तो इसमें दक्कन का पठार, एक मध्य उच्च भूभाग और एक है उत्तरी पूर्वी पठार, ठीक है। दक्कन का पठार आपके प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण वाला भाग है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण भाग है, मतलब इसके 3 भाग किए गए हैं। दक्कन का पठार इसका दक्षिण का भाग है, उसके बाद में मध्य उच्च भूभाग इसका मिड वाला भाग है, और उसके बाद में इसका उत्तरी पूर्वी पठार जो आपके मेघालय के पठार वाला बात है। तो आपके जो इसके अंदर हम इसके 3 भाग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार। अब जो आपके सबसे पहला भाग है इसमें दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में अगर हम बात करें तो दक्कन के पठार में आने वाली कई पर्वत श्रेणियाँ या कई आपकी पर्वत चोटियाँ, कई चोटियाँ आपकी, कई पहाड़ियाँ इस वाले क्षेत्र के अंदर आती है। जैसे कि आपके महाराष्ट्र में, या हम बात करें कि यहाँ पर एक लंबवत रूप में पर्वत श्रेणी है, लंबवत रूप में, वे आपके भारत का सबसे लंबा पर्वत है। ये आपके भारत का सबसे लंबा पर्वत है जिसको हम कहते हैं सिहाद्री, ठीक है। सिहाद्री सबसे लंबा पर्वत है। तो लंबवत रूप में ये फैली हुई है। यहाँ पर आपकी कई प्रकार की पर्वत चोटियाँ और पहाड़ियाँ आ जाती है। जैसे कि आपकी यहाँ पर आती सबसे नीचे कार्डामम की पहाड़ी, ठीक है। कार्डामम, या दूसरे शब्दों में हम उसको कह सकते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। उसके ऊपर यहाँ पर आपकी आती है
अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर आपके भारत के जो दक्षिण का पठार है, उस दक्षिण के पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो आपके यहाँ पर आती है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। उसके ऊपर बात हम करें तो उसके ऊपर यहाँ पर आपके आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर एक चोटी आती है दो बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपके क्वेश्चन कैसे भी बन के आए, अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है दो बेटा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दो बेटा चोटी है वो कौन सी पहाड़ियों में आती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नीलगिरी। अगर आपसे पूछा जाए अनाईमुड़ी जो चोटी है वो कौन सी पहाड़ियों में आती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से आपके प्रायद्वीपीय पठार में कई छोटे से छोटे प्रश्न बन जाते हैं। आगे हम इसमें बात करें कि यहाँ पर आपकी जैसे सतपुड़ा आपकी श्रेणी आ जाती है या विंध्याचल आ जाती है, ठीक है। इसके आगे आपकी महादेव की पहाड़ी आ जाती है। तो इसमें कई इस प्रकार की पहाड़ियाँ और पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। आगे जैसे हम बात करें कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो कौन सी पहाड़ियाँ कहलाती है? आपकी नीलगिरी। नीलगिरी आपके पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें आगे बात कर सकते हैं कि पूर्वी घाट की, ठीक है, इसमें आपके आगे बात की जाती है पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट पर भी आपकी कई प्रकार की पहाड़ियाँ आती है। जैसे आपकी आती है यहाँ पर पालकोंडा आती है, वेलिकोंडा आती है, जावादी आती है, शेवराय आती है। इस प्रकार से यहाँ शेवराय, जावादी, पालकोंडा, वेलिकोंडा और सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की आपकी आती है महेंद्रगिरी, जो कहाँ पर आती है? आपकी उड़ीसा में आती है। जो आपकी महेंद्रगिरी चोटी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो उड़ीसा में आती है। इसको मैं अभी आपको मानचित्र के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से और अच्छे से बताऊंगी। तो अभी पूर्वी घाट के अंदर आपके आने वाली जो पहाड़ियाँ उसमें आपकी जैसे पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावादी, शेवराय, ये सभी आपके पूर्वी घाट में आती है, ठीक है। आप एक चीज़ और ध्यान रखें, आपके कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे होते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो होते हैं आपके, पश्चिमी घाट जो है वो आपके पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। उसी के कंपेयर में अगर हम बात करें पूर्वी घाट की चौड़ाई की, ठीक है, अगर हम चौड़ाई की बात करें तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। मतलब जो आपका ये पूर्वी घाट वाला हिस्सा है ये आपका पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, लेकिन पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। मोस्टली जितनी भी आपकी ऊंची पर्वत चोटियाँ या श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो आपकी कहाँ पे मिलेगी? आपके पश्चिमी घाट पे मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। उसके बाद अगर हम मध्य उच्च भूभाग की बात करें तो मध्य उच्च भूभाग के अंदर आपके कई प्रकार के यहाँ पे पठार आ जाते हैं। जैसे आपका बघेलखंड का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, यहाँ आपका कर्नाटक का पठार आ जाता है, महाराष्ट्र का पठार आ जाता है, इधर मेघालय का पठार आ जाता है। तो कई प्रकार के, शिलोंग का पठार, मेघालय भी कह सकते हैं या इसको हम शिलोंग भी कह सकते हैं, मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। तो कई प्रकार के आपके यहाँ पर क्या हो जाता है? पठार भी आ जाते हैं मध्य उच्च भूभाग में। तो आपका मध्य उच्च भूभाग। अब उत्तरी पूर्वी पठार की अगर हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी पठार में आपकी कई पहाड़ियाँ आ जाती है। जैसे यहाँ पर आपकी आती है गारो, खासी, जयंतिया, जो आपकी मेघालय के अंदर आती है, ठीक है। मेघालय में आपकी पहाड़ियाँ आती है गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पर आपका विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, जो कहाँ आता है? आपका मेघालय में आता है। और किस पहाड़ी में आता है? खासी की पहाड़ी में आता है। मतलब जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मौसिनराम, वो मेघालय में
खासी की पहाड़ियों में आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका एक पठार आता है कार्बी एंगलोंग का पठार, जो आपके यहाँ पे मिकिर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आने वाली एक पहाड़ियाँ हैं मिकिर पहाड़ी, जो आपकी मिकिर पहाड़ी है वो कार्बी एंगलोंग पठार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, मिकिर पहाड़ी किसका हिस्सा है? कार्बी एंगलोंग पहाड़ी का। तो कई बार जैसे आपके प्रश्न बन जाए कि मान लीजिए कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किस राज्य में आता है, आपसे पूछा जाए किस पहाड़ी में आता है। तो अब मेघालय के अंदर तो गारो भी आती, खासी भी आती, जयंतिया भी आ जाती है और आप कंफ्यूज हो गए। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, वो आपकी खासी पहाड़ियों में आता है। इसी प्रकार से जो आपके मिकिर पहाड़ी है, वो मिकिर पहाड़ी यहाँ पे एक पठार आता है कार्बी एंगलोंग का पठार, असम में आता है वो पठार। आपके कहाँ आता है वो? असम राज्य में। तो मिकिर पहाड़ी कार्बी एंगलोंग पठार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो जो अभी हमने बात करी है वो दक्षिण के पठार के बारे में बात करी है। अब मैं इसको अपने नोट्स के माध्यम से आपको बताती हूँ आगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से कन्याकुमारी तक, और कितने किलोमीटर है? 1800 किलोमीटर। चौड़ाई है इसकी 1400 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। ठीक है, उसके बाद में आप इस मानचित्र में देखिए, इस मानचित्र में आपको इसकी सीमाएं दिखाई दे रही है कि ये उत्तर में दिल्ली कटक अरावली विस्तार तक फैला है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियों तक, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इसमें आपको इलायची की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो ये चारों जो आपके है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो इसकी सीमाएं हैं ये दक्षिण के पठार को निर्धारित करती है। इसमें आने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से? आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। मतलब आपके जो प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले राज्य है वो कौन कौन से? ये सभी राज्य आपके प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग में नहीं आता, और आपके ऑप्शन दे दिया जाए गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और आपके एक चौथा ऑप्शन में दे दिया जाए इसमें जैसे उत्तराखंड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है? नहीं आता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इस पठारी भाग में आने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। आगे हम इसमें बात करें कि इसकी प्रमुख प्राकृतिक शिलाकृतियाँ। तो आपके जो प्राकृतिक शिलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी? जैसे इसमें तौर है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियाँ हैं, पर्वत स्कंद है, नग्न चट्टान संरचना है, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, क्वार्ट्जाइट भित्तियाँ, नदी खड्डे। ये सारी जो आपकी शिलाकृतियाँ हैं वो आपकी क्या है? प्रमुख प्राकृतिक शिलाकृतियाँ हैं जो आपकी इस प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग में देखने को मिलती है। आगे हम इसमें बात करें कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है इसे मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग और तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार। आगे सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन के पठार के बारे में हम बात करेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसमें जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के अंदर जो महाराष्ट्र में है सिहाद्री पर्वत, कर्नाटक तमिलनाडु में है नीलगिरी, जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि इसमें कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर आपको नीलगिरी है, और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। और इसी प्रकार इस मानचित्र में आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि जो नीलगिरी है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दो बेटा। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी आपके दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है।
जैसा कि अभी इसमें है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे होते हैं। आगे सबसे ऊंची जो चोटी है, चाहे हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, चाहे दक्कन के पठार की बात करें, चाहे पश्चिमी घाट की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर, और वो कौन सी है, अनाई मुड़ी। और ये कौन सी पहाड़ियों में आती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में आती है। दूसरी ऊंची चोटी है आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी कहलाती है, दो दो बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दो दो बेटा। और दूसरी आपकी जो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आ जाती है, आपकी नीलगिरी। अब इसमें एक आपका पर्यटन स्थल है, कई बार हम नाम सुनते होंगे ऊटी, ऊटी का हम नाम सुनते होंगे कई बार। ये एक पर्यटन स्थल है जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, मतलब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऊटी पर्यटन स्थल किन पहाड़ियों में स्थित है। जैसे आपके ऑप्शन में दे दिया जाए इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मतलब जो आपका ऊटी पर्यटन स्थल है वो यही स्थित है। उसके बाद में नीलगिरी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पश्चिम व पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो कौन सा कहलाता है, नीलगिरी ही कहलाता है। और भारत का सबसे लंबा पर्वत है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, जिसको हम सिहादरी भी कहते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं लेकिन पूर्वी घाट अधिक चौड़े हैं। इस पूर्वी घाट में जो आने वाली पहाड़ियां हैं, जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रही हैं, इस मानचित्र के अंदर आपको नल्लामलाई की पहाड़ी, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जावादी और शेवराय और महेंद्रगिरी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये सभी आपकी पूर्वी घाट में आने वाली मुख्य पहाड़ियां हैं, जिनमें हम बात करें कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, आपकी महेंद्रगिरी, जिसको हम दूसरे शब्दों में पार्श्वनाथ भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और आपके ऑप्शन में पार्श्वनाथ आ जाता है, तो भी आपको राइट आंसर क्या करना है, पार्श्वनाथ करना है। और महेंद्रगिरी आता है तो महेंद्रगिरी आता है। और महेंद्रगिरी या पार्श्वनाथ जो आपकी चोटी है वो किस राज्य में आ रही है, उड़ीसा राज्य में आ रही है, जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है। और इसकी लगभग जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1501 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। आगे हम इसमें बात करें दक्कन के पठार में आने वाले दर्रे भी आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शैनकोट्टा। तो ये जो है दर्रे हैं, जैसे हमने हिमालय क्षेत्र में भी कई दर्रे पड़े थे, और दर्रे क्या होते हैं, दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है। इसी प्रकार से आपके दक्कन के पठार में भी कई प्रकार के दर्रे आते हैं। जैसे हम बात करें थाल घाट, तो थाल घाट जो है वो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई से पुणे को, पाल घाट नीलगिरी के दक्षिण में है, और शैनकोट्टा गैप जो है वो अन्नामलाई तथा इलायची पहाड़ियों के बीच में है। तो ये आपके कुछ दर्रे हैं जो हम दक्कन के पठार में पढ़ते हैं। आगे हम इसमें बात करें प्रपात की। इस दक्कन के पठार में आने वाले जो प्रपात हैं, जैसे कि भारत का जो सर्वोच्च जलप्रपात है, सबसे ऊंचे जलप्रपात की हम बात करें तो कर्नाटक में शरावती नदी पर एक प्रपात है जिसको हम कहते हैं जोग प्रपात। इसके दो नाम और हैं, जैसा कि हम महात्मा गांधी प्रपात भी कह सकते हैं और गड़सोप्पा प्रपात भी कह सकते हैं। इसकी जो लगभग आपकी गहराई है वो है 250 मीटर के लगभग। ठीक है, तो आपकी अगर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी लगभग ऊंचाई है 250 मीटर के लगभग, और इसमें आपके ऑप्शन के अंदर मान लीजिए जोग भी दे दिया जाए, महात्मा गांधी भी दे दिया जाए और गड़सोप्पा भी दे दिया जाए, और
चौथा ऑप्शन दे दिया जाए उपरोक्त सभी, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ही इसी के नाम हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जोग जलप्रपात जो भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है ये किस नदी पर है, आपके ऑप्शन में दे दिया जाए मान लीजिए शरावती नदी, आपके दे दिया जाए इसमें ऑप्शन में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, शरावती नदी। मतलब कर्नाटक में शरावती नदी पर आपके जोग जलप्रपात स्थित है। आगे इसमें कुछ और जलप्रपात भी आते हैं, जैसे कि हम बात करें कावेरी नदी पर है शिवसमुद्रम, महाबलेश्वर का है येना प्रपात, ताम्रपर्णी नदी का है पापनासम प्रपात। ये सभी प्रपात जो है आपके दक्कन के पठार में आते हैं। आगे हम इसमें बात करें पठार की। पठार आपको जैसा कि इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार जिसको हम रायलसीमा का पठार भी कहते हैं, कर्नाटक का पठार जिसे मैसूर का पठार भी कहते हैं, तमिलनाडु का पठार जिसे कोयम्बटूर का पठार भी कहते हैं, तो ये सभी पठार आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी पठार आपके दक्कन के पठार के अंदर ही आते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र में एक प्रकार की गुफाएं पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कहाँ पाई जाती है, आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो आपको आंसर राइट आंसर देना है महाराष्ट्र। आगे हम इसमें बात करते हैं पहाड़ियों की। पहाड़ियों में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी आती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ, मेकाल और महादेव की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत। ठीक है, जैसा कि आपको इस मानचित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि आपकी विंध्यन श्रेणी दिखाई दे रही है। ठीक है, विंध्यन श्रेणी के जस्ट नीचे आपको सतपुड़ा श्रेणी दिखाई दे रही है, उसके नीचे आपको महादेव की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और महादेव की पहाड़ियों के पूर्व में ही आपको थोड़ा ऊपर की तरफ मेकाल श्रेणी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सभी आपके दक्कन के पठार में आने वाली कुछ श्रेणियाँ हैं। उसके अलावा जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, इस सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, आपकी धूपगढ़। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको राइट आंसर देना है धूपगढ़। आगे हम इसमें बात करें कि जैसे आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आपके किन श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, किन श्रेणियों के बीच स्थित है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में कौन सी नदी आती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है कि विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में आने वाली जो नदी है वो कौन सी, आपकी नर्मदा नदी, जैसा कि आपको अभी इस मानचित्र में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है हमारा। आगे हम इसमें बात करें कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाते हैं आपके कि दक्कन के पठार में आने वाली श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे उत्तर के दक्षिण का क्रम, इसमें पहले विंध्यन श्रेणी आ रही है, फिर सतपुड़ा श्रेणी आ रही है और सबसे नीचे महादेव श्रेणी आ रही है। अगर इसमें अरावली श्रेणी को भी ऐड कर लिया जाए तो सबसे ऊपर अरावली श्रेणी आ रही है, फिर नीचे विंध्यन श्रेणी आ रही है, फिर सतपुड़ा श्रेणी आ रही है और फिर आपकी महादेव पहाड़ी आ रही है। तो क्वेश्चन आपका कई बार उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर के क्रम या पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व के क्रम पर भी बन जाता है। तो आपको इन सभी पहाड़ियों की, चोटियों की बिल्कुल स्थिति इस मानचित्र में अच्छे से देखनी है। मैंने इसीलिए आपके सामने ये सभी मानचित्रों को पेश किया है जिससे कि आप इनको अच्छे से देखें। आगे हम इसमें बात करते हैं नदियों के बारे में। नदियों में आपकी इसमें आने वाली जैसे नदियां हैं, आप इसमें देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, पैनर, पेरियार और वैगाई, ये सभी नदियां आपके इस पठारी भूभाग में आती है। और ये जो पठारी भूभाग है
वो आपका किसके द्वारा निर्मित है? काली मिट्टी के द्वारा निर्मित है। आपका जो दक्षिण के पठार का वाला भाग है किससे निर्मित है? काली मिट्टी के द्वारा निर्मित है। उसके अलावा आपका इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। अगर हम इसका आकार देखते हैं तो किस प्रकार का आकार है इसका? त्रिभुजाकार है। तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठार पे क्वेश्चन बन जाए तो आपको मैंने ये सभी मानचित्र इसीलिए दिखाए हैं कि आप इन मानचित्रों में बहुत अच्छे से हर पहाड़ी, हर दर्रे की स्थिति को देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन के आए, चाहे उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे, चाहे पूरब से पश्चिम का, चाहे दक्षिण से उत्तर का, चाहे पश्चिम से पूरब का, तो आपके माइंड में जब मानचित्र बिल्कुल अच्छे से क्लिक होगा, आपके माइंड में मानचित्र अच्छे से सेट होगा, तो आपका क्वेश्चन कैसे भी बन के आए आप आंसर दे दोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कहाँ नल्ला मलाई की पहाड़ी आ रही है, कहाँ वैली कोंड आ रहा है, कहाँ पाल कोंड आ रहा है, कहाँ जावादी आ रही है, कहाँ शेवराई आ रही है, कहाँ महेंद्रगिरी आ रही है। तो आप बिल्कुल क्रम से उसे याद करोगे और किस राज्य के अंदर आ रही है, किस जगह पर आ रही है, तो बिल्कुल क्रम से उसे याद करोगे तो आपको क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण पूछे चाहे दक्षिण से उत्तर पूछे, आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है। इसी प्रकार से आपकी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर आपकी, जैसे सबसे ऊपर नीलगिरी आ रही है, फिर उसके नीचे अन्नामलाई आ रही है, फिर सबसे नीचे इलायची की पहाड़ी आ रही है, तो आपको इधर ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके पठारी भूभाग के बारे में पूछा जाए या आपकी श्रेणियों के बारे में पूछा जाए तो हर श्रेणी, हर पठार की स्थिति आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आज जो हमने अपनी बात करी है वो दक्कन के पठार के बारे में बात करी है। ठीक है, दक्कन के पठार के बारे में बात करिए, जिसमें आपका दक्कन के पठार में तेलंगाना का पठार आ रहा है, कर्नाटक का पठार आ रहा है, आपका महाराष्ट्र का पठार आ रहा है। कर्नाटक के पठार को हम दूसरे शब्दों में मैसूर का पठार भी कह सकते हैं, तमिलनाडु के पठार को हम दूसरे शब्दों में कोयम्बटूर का पठार भी कह सकते हैं। ठीक है, रायलसीमा का पठार आ रहा है। तो आज जो हमने अपनी बात करी है वो किसके बारे में बात करी है? अपने दक्षिण के पठार, दक्कन के पठार के बारे में बात की है। पूरे प्रायद्वीपीय पठार के जो आपकी नई एनसीईआरटी की बुक आई है, उस एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग पूरे प्रायद्वीपीय पठार के 3 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग और तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार। तो आज हम अपने दक्कन के पठार के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे जो हम नेक्स्ट अपना वीडियो लेंगे वो हम मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार को लेकर लेंगे। तो इससे संबंधित जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं अपने नोट्स से और मानचित्र के माध्यम से, इसको आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में इस तरीके से बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन चाहे कैसे भी बने आप उसका आंसर ज़रूर दे सकें। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ इससे संबंधित, कुछ इस टॉपिक से संबंधित या इसके अलावा कोई दूसरे टॉपिक से संबंधित भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। जो बेल आइकन में आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।